नमस्कार, मैं हूं कमलेश। हेडलाइंस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। लगभग 2 माह पश्चात मैं आपसे मुखातिब हो रहा हूं। आप में से बहुत सारे लोगों को पता होगा कि मेरी सेहत बिगड़ गई थी, इसलिए मैं आपसे दूर था। ईश्वर की कृपा से और आप सबके आशीर्वाद से एक बार फिर आपके सामने मौजूद हूं और लगभग 2 माह बाद आपके साथ रूबरू होने के लिए मैं अपने साथ आज स्टूडियो में आमंत्रित किया हूं भारतीय जनता पार्टी के जिला संवाद प्रमुख श्री मनोज मिश्रा जी को। मनोज भाई, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। नमस्कार दर्शकों। आइए, फ्रंट पेज पर जो खबरें आज प्रमुखता से छपी हैं उनकी जानकारी पहले आपको दे दें। आपको भी पता है कि ट्विन टावर जो गाजियाबाद में, नोएडा में था, उसको ध्वस्त कर दिया गया है। वो खबर सभी अखबारों में है। पाकिस्तान को फिर भारत ने हरा दिया क्रिकेट में। शारजाह में मैच हो रहा है, उससे जुड़ी हुई खबर, दुबई में, उससे जुड़ी हुई खबर सभी अखबारों में प्रमुखता से छपी है। हमारे प्रदेश में 3-4 घटनाएं ऐसी हुई हैं जिसमें लगभग 1 दर्जन के आसपास 6 लड़के, या यूँ कहें कि जो मस्ती के लिए आए थे जलप्रपातों के इर्द गिर्द, जो थोड़ा सा धमा चौकड़ी मचाते हैं, उनकी मौत हो गई, उससे जुड़ी खबर है। और टीएस सिंहदेव जो प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री हैं, उनसे मिलने अभी कर्मचारियों का आंदोलन चल रहा है। कुछ नेता पहुंचे थे और भावावेश में टीएस सिंहदेव ने जो कुछ कह दिया था, औकात जैसे शब्दों का इस्तेमाल उन्होंने अपनी प्रदेश सरकार के लिए कह दिया था। वो खबर जिस तरह से उछली, जिस तरह से विपक्ष ने उसको हाथों हाथ लिया, उसको लेकर के टीएस बाबा ने कह दिया है कि मैंने शब्दों का चयन ठीक नहीं किया और जिन लोगों ने हरकत की थी वो तो आपसी चर्चा हो रही थी और उसको लोगों ने शूट करके दिखा दी। खबरें तमाम अखबारों में हैं। हेडिंग कुछ की पढ़ के हम आपको सुना दें। बिल्डिंग और सिस्टम के भ्रष्टाचार का ढह गया ट्विन टावर, प्रमुखता से एक खबर ने छापी है, एक अखबार ने छापी है। पिकनिक मनाने मध्य प्रदेश है, जलप्रपात में डूबे, 3 की मौत, 3 लापता। छोटे भाई को डबरी में डूबते देख बचाने गए भाई बहन, तीनों की मौत। ये खबर मरवाही से है। आर प्रसन्ना को हेल्थ, शहला निगार को सौंपा पंचायत, देर रात बड़ा फेरबदल। हमारे प्रदेश की खबर है। राहुल मानेंगे या गहलोत, खड़गे शैलजा के नाम पर लगेगी मुहर, कांग्रेस का नया अध्यक्ष कौन, फैसला 19 अक्टूबर को। राजनीति से जुड़ी खबर नई दिल्ली से एक अखबार ने इस हेडिंग से लगाई और ये खबर भी करीब करीब सभी अखबारों ने प्रमुखता से छापी है। भारी बारिश में भी नक्सलियों पर टूट रहा पुलिस का मूसलाधार कहर, 59 मुठभेड़ में मार गिराए 28। समझ में नहीं आ रही हेडिंग है। 59 मुठभेड़ में मार गिराए 28। ये जगदलपुर से खबर है। सीएम, पूर्व सीएस सहित 2 दर्जन अतिथियों की मौजूदगी में नए जिलों का शुभारंभ। खैरागढ़ मोहला में समारोह। इन हाउस होगी आरएसएस की राष्ट्रीय बैठक। एक बार अंदर गए तो तीसरे दिन ही आएंगे बाहर। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और संगठन महामंत्री बीएल संतोष भी करेंगे शिरकत। रायपुर से खबर है। चलिए हम फ्रंट पेज की वो खबर जो सभी अखबारों में छपी है और कल सुबह से ही खबरिया चैनल लगे हुए थे कि सबसे पहले हम आपको दिखा रहे हैं कि ट्विन टावर कैसे गिरेगा, क्या तैयारी की गई है, ये सब तमाम बातें इस खबर में। ठीक है, एक दृश्य देखा हम लोगों ने कि विदेशों में दृश्य दिखाई देता था, लेकिन हमारे भारत की तकनीक भी इतनी आगे बढ़ गई है कि चारों तरफ जहाँ पे बहुमंजिली इमारतें हैं उनके बीच में गगनचुंबी इमारत को ध्वस्त कर दिया गया और एक भी बिल्डिंग को नुकसान नहीं पहुंचा। ये हमारी तकनीकी दक्षता का प्रमाण है। लेकिन अब सवाल ये उठ रहा है कि इतनी बड़ी इमारत तैयार हो गई, अधिकारी क्या कर रहे थे? भ्रष्टाचार जिस तरह से हमारे देश में फल फूल रहा है। वर्तमान प्रधानमंत्री 8 साल पहले जब सत्तासीन हुए थे तो उन्होंने कहा था कि न खाऊंगा न खाने दूंगा, लेकिन सब कुछ चल रहा है। मनोज जी, बिल्कुल भैया, निश्चित रूप से यह वहाँ के जो मोहल्ले वासी हैं, आसपास के जो रहवासी हैं, उन लोगों ने इस मांग को लेकर के एक लंबी लड़ाई लड़ी और उस लंबी लड़ाई के बाद में जब उनको विजय प्राप्त हुई और वह भ्रष्टाचार का जो टावर खड़ा था, जब वह टावर गिरा तो सोशल मीडिया के माध्यम से, विभिन्न चैनलों के माध्यम से जो लोग वहाँ पर उपस्थित थे, उन लोगों ने जो खुशी दिखाई, निश्चित रूप से आजकल जैसे शिवम त्यागी वाला मामला था, चाहे इस प्रकार के जो भी मामले हैं,
इसमें मोहल्लेवासी और आसपास के लोगों की जागरूकता दिखाई दे रही है। और निश्चित रूप से ये, और साथ ही साथ जिस तकनीक का आपने, भारत किस प्रकार से, भारत की व्यवस्था, भारत की सोच और भारत का एक सामान्य मानस बदल रहा है, ये जीता जागता उसका एक स्वरूप है कि किस प्रकार से लोग उस चीज़ को देख रहे हैं, लोग उसका आवाज़ उठा रहे हैं। नहीं तो पहले ये चीज़ें दिखाई देती थी कि बड़े से बड़े भ्रष्टाचारी, बड़े बड़े टावर, बड़ी बड़ी बिल्डिंग, बड़े बड़े मल्टीप्लेक्सेस वो चालू कर देते थे और उसके बाद में वो जैसे के तैसे पड़े हुए हैं। लेकिन निश्चित रूप से ये सिर्फ वो टावर नहीं गिरा है, बल्कि ये एक भारत के नए भारत का उदय होता हुआ दिख रहा है मुझे तो व्यक्तिगत रूप से, कि जहाँ पर भ्रष्टाचार की कोई भी इमारत अब खड़ी नहीं होगी। चलिए, आपके मुंह में घी शक्कर, ईश्वर करे माँ सरस्वती की कृपा हो कि आप जो कह रहे हैं वही इस देश में, क्योंकि भ्रष्टाचार जिस तरह से परवान चढ़ रहा है, ताकतवर लोग कैसे लोगों का गिरेबान थाम करके उनकी सारी संपत्ति को हड़प लेते हैं, कैसे भ्रष्टाचार की बैतरणी पार की जा रही है, ये हम अपनी आंखों से देखते हैं। लेकिन देर आए दुरुस्त आए, देश अब 75वां स्वतंत्रता दिवस मना लिया, दिवस क्या वर्षगांठ उसकी मना लिया। 75 वर्ष हो गए हमारे देश को आज़ाद हुए और अभी भी हम भ्रष्टाचारियों से अगर जकड़े हुए हैं तो हमारा दुर्भाग्य है। कोशिश अगर ये है कि पूरी तरह से समाप्त हो जाए, कोई बुरी बात नहीं है, अच्छी बात है, अच्छी पहल हुई है। एक और खबर है, राजनीति की थोड़ा सा बात कर लें। राहुल मानेंगे या गहलोत, खड़गे शैलजा के नाम पर लगेगी मुहर, कांग्रेस का नया अध्यक्ष कौन, फैसला 19 अक्टूबर को। ये खबर भी खूब चर्चा में है। राहुल बाबा 2-3-4 साल पहले उन्होंने घोषित कर दिया था कि वो कांग्रेस का अध्यक्ष नहीं बनेगा, कांग्रेस अध्यक्ष वही बनेगा जो गांधी परिवार से बाहर का होगा। इतने दिन तक ये उठापटक चलती रही। अभी स्थिति फिर से ऐसी बन पड़ी है कि एक अंदाज लगाया जा रहा है कि हो सकता है गांधी परिवार से बाहर का कोई व्यक्ति राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जाए कांग्रेस का। इसके लिए गहलोत जी का नाम बड़ी प्रमुखता से लिया जा रहा है, वो राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं। शैलजा जी का भी नाम आ रहा है जो हरियाणा की हैं, और वो नरसिम्हा राव सरकार में और दूसरी सरकारों में, मनमोहन सिंह जी की सरकार में भी उनको बड़ा महत्व दिया गया था। कौन बनेगा ये, इस पर चर्चा जरूर हो रही। साथ में ये भी चर्चा हो रही कि क्या गांधी परिवार से बाहर का कोई व्यक्ति जो राष्ट्रीय अध्यक्ष बना उसकी दुर्गति नहीं हुई, तो अब जो बनेगा कौन गारंटी लेगा कि उसकी दुर्गति नहीं होगी। मनोज, निश्चित रूप से भैया, सबसे पहले तो मैं शुभकामनाएं देता हूं कांग्रेस को कि अपना एक जो गांधी परिवार से ना हो ऐसा अध्यक्ष बनाए, तो कोई बने तो बाहर का व्यक्ति। लेकिन मुझे नहीं उम्मीद है कि कांग्रेस में इस प्रकार की परिपाटी, नई परिपाटी का जन्म हो पाएगा। और मुझे लगता है कि लास्ट में वही होगा कि जैसे सोनिया जी मानती हैं, फिर नहीं मानती हैं, लास्ट में फिर राहुल जी बन जाते हैं, फिर राहुल जी से वापस सोनिया जी के पास चली जाती है, और कहीं ऐसा ना हो फिर से वापस राहुल जी मान जाए और राहुल गांधी फिर से परिवारवाद के ऊपर प्रधानमंत्री जी ने इस बार 15 अगस्त को लाल किले के अपने उद्बोधन में उन्होंने कहा था कि इस देश में जो परिवारवाद है निश्चित रूप से ये इस देश को खोखला कर रहा है। निश्चित रूप से हम सभी को चाहिए, हम जिन भी राजनीतिक दलों के साथ जुड़े हुए हैं, चाहे हम किसी भी सामाजिक संगठन में जुड़े हुए हैं, हम व्यावसायिक रूप से जुड़े हैं, हम जहाँ भी जुड़े हुए हैं, ये नेपोटिज्म के जो व्यवस्था है ये निश्चित रूप से उन योग्यताओं को आगे आने से रोकता है जिन योग्यताओं को वास्तविक रूप से नेतृत्व करने का अधिकार है। एक ही परिवार में आपने जन्म लिया और इस कारण सिर्फ आपको अधिकार मिल जाता है कि आप उस राष्ट्रीय दल के, एक स्वस्थ लोकतंत्र के लिए, एक अच्छे लोकतंत्र के लिए एक मजबूत विपक्ष का होना जरूरी है, ऐसा मैं नहीं, सभी लोग मानते हैं जी। भारत की सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी कांग्रेस पार्टी, जिस कांग्रेस पार्टी की तरफ पूरे भारतवर्ष के लोग आज उम्मीद से देखते होंगे कि एक अच्छे विपक्ष की भूमिका निभाएगी, लेकिन कांग्रेस अपने अंदरूनी झगड़े में और अपने पार्टी के नए अध्यक्ष की खोज में ही इतनी व्यस्त है कि उनके पास में ये समय नहीं है। राहुल गांधी जी की मैं व्यक्तिगत रूप से चर्चा करूं तो राहुल गांधी जी तो बीच में कई बार विदेश यात्रा पर निकल जाते हैं, छुट्टियों पर निकल जाते हैं। देश में जब भी कोई बड़ा मामला चलता रहता है, राहुल गांधी जी आपको कभी दिखाई देगा कि दुनिया के किसी देश में घूमने के लिए निकल गए। मैं उनको वास्तविक रूप में एक मानसिक रूप से उतना अभी कांग्रेस पार्टी की अध्यक्षता करने के परिपक्व नहीं मानता हूं। और यदि कांग्रेस में कोई बाहर का व्यक्ति, गांधी परिवार से बाहर का व्यक्ति अगर कांग्रेस की अध्यक्षता करता है, पार्टी को एक नई दिशा देता है, पार्टी को मजबूत करता है, और मैं उनके लिए उनको शुभकामनाएं भी देता हूं। और मेरी व्यक्तिगत इच्छा है कि यह इस देश में जो स्वस्थ लोकतंत्र है वो मजबूत विपक्ष के होने से ही बनता है, और यह कांग्रेस अगर मजबूत होती है तो निश्चित रूप से बहुत अच्छी स्थिति होगी। बिल्कुल बिल्कुल, कहा जाता है कि भारत में भारतीय लोकतंत्र इसलिए मजबूत हो रहा है दिन प्रतिदिन कि यहाँ विपक्ष को बड़ा महत्व दिया जाता है, और विपक्ष अगर कमज़ोर होता है तो फिर लोग बेलगाम हो जाते हैं, सत्ताधारी दल जो होते हैं। इस तरह की बातें तो शुरू से चलती रहे, और इस देश ने देखा भी है कि विपक्षी नेताओं को कैसे
हमारे देश में महत्व दिया गया, चाहे इंदिरा गांधी जी हों, जवाहरलाल नेहरू जी हों, या नरसिम्हा राव जी हों, या अटल बिहारी वाजपेयी जी हों, या वर्तमान में नरेंद्र मोदी जी हैं, ये सारे लोग विपक्ष को पर्याप्त समय देते हैं, पर्याप्त सम्मान देते हैं, इसीलिए कि लोकतंत्र इससे मजबूत होता है। एक बात और आ रही है इसमें, गहलोत और शैलजा की बात जो आ रही है, इसमें एक नाम और चर्चा में है। अब हमारे प्रदेश में तो वो खबरें नहीं छप रही हैं, लेकिन मैं चैनलों पे देखता हूँ या सोशल मीडिया पे कि भूपेश बघेल जी का भी नाम चल रहा है कि इनको भी बनाया जा सकता है, क्योंकि देश में इस समय पिछड़े वर्ग को एकत्रित करके और कुछ हासिल करने की जो कोशिश है, नरेंद्र मोदी जी भी इस कार्ड को खूब खेले हैं 2014 में भी और उसके बाद 2019 में भी। तो हो सकता है भूपेश बघेल जी का भी नाम इसमें आ जाए। बहुत अच्छी बात है, अगर छत्तीसगढ़ से कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने तो छत्तीसगढ़ के लिए गौरव का विषय होगा। भूपेश बघेल जी का नाम सामने आया, उनको शुभकामनाएं। लेकिन भूपेश बघेल जी अभी तो आप व्यस्त हैं छत्तीसगढ़ के, जिस भ्रष्टाचार के टावर की बात हम कर रहे थे, तो मैं तो जानता हूं कि छत्तीसगढ़ में जो अभी उनकी व्यस्तता है वो सरकार के 2.5 साल के फॉर्मूले के ऊपर चर्चा हो रही है। वो 2.5 साल का फॉर्मूला तो 2.5 साल कब के खत्म हो गए। अभी लगातार छत्तीसगढ़ में किस प्रकार से कर्ज बढ़ रहा है, छत्तीसगढ़ किस प्रकार से बार बार कर्ज ले रहा है, तो जो छत्तीसगढ़ को जब संभालने में वो अक्षम दिख रहे हैं, तो ना पता उस जो कांग्रेस की डूबती हुई नैया है, उस नैया को कैसे पार लगाने में सक्षम होंगे, ये तो बहुत संदेह का विषय है। और मुझे नहीं लगता कि अभी वर्तमान में उनकी व्यस्तताएं छत्तीसगढ़ को छोड़ करके वो स्वयं चाहेंगे, क्योंकि एक मुख्यमंत्री के रूप में बहुत ही अच्छा कार्यकाल निभा रहे हैं। क्योंकि जिस प्रकार से वो बैटिंग कर रहे हैं राखड़ से और कोयला से और 27 रुपये का टैक्स, ये सारी चीज़ें जो आ रही है, और पूरे कांग्रेस पार्टी का जो पूरे देश का ATM बना हुआ छत्तीसगढ़, तो अपने ATM के कार्ड को मुझे नहीं लगता आज के डेट में कांग्रेस निकाल करके अपने दिल्ली में उपयोग करेगी, क्योंकि इस मामले में तो निश्चित रूप से बघेल जी का बहुत अच्छा परफॉर्मेंस है अभी। देखिए, आप हैं भारतीय जनता पार्टी के नेता, इसलिए आप अपनी बात कह रहे हैं, वो बातें आप कह सकते हैं, हम लोग इसलिए नहीं कह सकते कि कई चीज़ें ऐसी होती हैं जो विपक्ष में रह करके विपक्षी नेताओं को बोलना चाहिए। आप बोल रहे हैं, लेकिन ये सही है, इसको कहने में, स्वीकार करने में मुझे भी गुरेज नहीं होगा कि उनके इर्द गिर्द जो लोग इस वक्त काम कर रहे हैं और उनको जो रूप दिखा दे रहे हैं, दिखा रहे हैं, छत्तीसगढ़ का जो एक आईना दिखाते हैं वो, कि छत्तीसगढ़ देखो कितना खूबसूरत है, उनमें कुछ ऐसे लोग हैं जो कहीं न कहीं दीमक लगा रहे हैं कांग्रेस के इस सत्ताधारी दल को। इस पर भी उनको ध्यान देने की जरूरत है। और ये बिल्कुल सही कहा आपने कि अगर छत्तीसगढ़ का कोई नेता कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनता है तो छत्तीसगढ़ का भी मान बढ़ेगा, न केवल मान बढ़ेगा बल्कि कांग्रेस पावरफुल होगी, तो स्वाभाविक है कि छत्तीसगढ़ को उसका लाभ मिलेगा। अपन बिल्कुल एक व्यक्तिगत विचार रखते हैं या एक आम आदमी का जो भाव है कि उससे प्रदेश का नाम भी रोशन होगा और उसका कहीं आज नहीं तो कल फायदा होगा। एक बात अब जब प्रदेश सरकार की आ ही गई है तो उसमें कर लें, हम उस पर थोड़ा चर्चा कर लें। TS सिंहदेव जी, इनके ऊपर कहा जाता है कि आपकी पार्टी भारतीय जनता पार्टी बड़े डोरे डालती है कि आप आ जाओ हमारी तरफ। बहुत अंतर है दोनों के बीच में, जो दिल्ली में अंतर है वही छत्तीसगढ़ में भी अंतर है। दोनों के विधायकों का जो अंतर है उसकी बात कर रहा हूँ। वहाँ तो केजरीवाल जी बहुत सारे आरोप लगा रहे हैं, लेकिन कहा जा रहा है कि काउंटर करने के लिए कह रहे हैं। छत्तीसगढ़ में भी उनका नाम चल रहा था सिंहदेव जी का कि ये हो सकता है तोड़ के ले आए, हम फिर से यहाँ अपनी स्थिति बना लें। लेकिन साथ में यह भी कहा जा रहा है कि अगर वो नहीं कर पाएंगे तो बीजेपी इनके जरिए कहीं ना कहीं खेल खेलती है। कल अवसर दे दिया उन्होंने, कर्मचारी नेताओं के साथ बातचीत में उन्होंने जो कह दिया कि इतना बड़ा लोड, इतना बड़ा बोझ उठाने की औकात प्रदेश सरकार की नहीं। वो शब्द जो इस्तेमाल किया वो उसको लपक लिया आप लोगों ने। नहीं, ये हमारे लपकने का विषय नहीं है, ये कांग्रेस का अंदरूनी, मैंने कहा ना, विषय है। हम एक मजबूत विपक्ष हैं और जनता की आवाज़ उठाते हैं। भारतीय जनता पार्टी हर उस मोर्चे पर जहां पर भी आज समस्या है, उस हर समस्या को लेकर के भारतीय जनता पार्टी लोगों की आवाज़ उठाने का काम करती है। अभी बेरोजगारी की समस्या, यहाँ पे भूपेश बघेल जी ने जो घोषणा पत्र जारी किया था, उस घोषणा पत्र में बहुत सारे, उस घोषणा पत्र समिति के अध्यक्ष TS सिंहदेव थे। जो घोषणा पत्र इनका बनाया गया था, उस समिति के अध्यक्ष अगर TS सिंहदेव थे, उन्होंने जो घोषणाएं की थी, आज उन घोषणाओं में से एक भी ऐसी घोषणा नहीं है जिस पर इन्होंने अमल किया हो। 36 बिंदु थे, उन 36 के 36 बिंदुओं में से एक भी बिंदु इन लोगों ने कंप्लीट नहीं किया है। किसानों के लिए तो किए, जो उन्होंने वादा किया था कि हम आपको इतना किसानों को जो इन्होंने वादा किया था उसमें ये पूरे नहीं उतर रहे हैं। आप अगर अपने समाचार चैनल के पत्रकारों को भेजेंगे गाँव तक, कमेटियों तक, तो किस प्रकार का भ्रष्टाचार और किस प्रकार से उनके साथ में खरीदी के समय में उनका रकबा को कम कर दिया जा रहा है। और बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं जिन पर विस्तार से चर्चा करने की आवश्यकता है, जिन पर चर्चा करने के उपरांत उसको निकालने की कहाँ कहाँ पर समस्याएं और उन
समस्याओं को दूर करने की आवश्यकता है। बात अगर इनके बीच की संबंधों की करें तो टी.एस. सिंहदेव और भूपेश बघेल के बीच 2.5 साल का जो एक मैच का बातचीत हुआ था कि 2.5 साल फार्मूला तय हुआ था, ऐसा कहा निश्चित रूप जाता से है। टी.एस. सिंहदेव के मन में वो दर्द तो कहीं ना कहीं पल रहा है और बार बार उनकी वो जो दर्द है, वो जो टीस है, वो बाहर निकल करके दिखाई देती है। और कांग्रेस चाहे कोई भी दूसरी पार्टी है, वो जब उनके बीच में कोई भी समस्या होती है, कोई भी परेशानी होती है, कोई भी उनकी आपसी दिक्कत होती है, भ्रष्टाचार की चीज़ें सामने आती हैं। आपने दिल्ली का नाम लिया, दिल्ली में भी यही चीज़ें हैं। वहाँ पर शराब का जो उनका एक फॉर्मूला चल रहा था, शराब की जो नीति बनाई गई थी, उस नीति में उन लोगों ने शराब पीने की उम्र कम कर दी, संख्या उनके सेंटर्स की बढ़ा दी। ये सारी चीज़ें उनके ऊपर में कई करोड़ रुपए का आरोप लगा है। जब भी कांग्रेस चाहे कोई भी दूसरी पार्टियों के ऊपर आरोप लगते हैं, उनकी समस्याएं होती हैं, उनके बीच की कोई दिक्कतें होती हैं, उसका आरोप सीधे सीधे भारतीय जनता पार्टी पर लगाया जाता है। भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में मजबूत रूप से हमको काम करने की आदत है। हमने लगातार लोगों की समस्याओं को लेकर के, लोगों की बातों को लेकर के हमने आंदोलन किए हैं और छत्तीसगढ़ के लोगों की समस्याओं से संबंधित जो भी बात होगी, भारतीय जनता पार्टी हमेशा से उसको उठाई है और आगे भी उठाते रहेगी। स्वाभाविक है, पिछड़ा वर्ग कार्ड यहाँ भी खेला जा रहा है। आपकी पार्टी ने प्रदेश अध्यक्ष को बदल दिया। एक आदिवासी प्रदेश अध्यक्ष थे, उनको हटा करके आपने पिछड़े वर्ग के एक अपने सांसद को अध्यक्ष बनाया। तो शुरुआत तो आप लोगों ने भी कर दी है मजबूत करने की पार्टी को, और ये देखा जा रहा है, ये कहा जा रहा है, क्या कहा नहीं जा रहा बल्कि सामने आ रहा है कि आरएसएस भी, ये कहा जाता है ना कि भारतीय जनता पार्टी का नियंत्रक है वो संस्था। और लोग तो यहाँ तक कहते हैं, या मैं भी इस बात को कहता हूँ कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पसीने से पैदा हुई भारतीय जनता पार्टी। अब उसके सारे प्रमुख लोग छत्तीसगढ़ में 3 दिन होंगे। इसका मतलब अगले चुनाव की तैयारी आरएसएस ने शुरू करा दी है और कर दी है, खुद भी इन्वॉल्व हो गए हैं उसमें। इस विषय में मैं ये कहता हूँ कि बात वैचारिक पोषण की है। भारतीय जनता पार्टी अगर अपना वैचारिक पोषण प्राप्त करती है तो निश्चित रूप से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, जो कि देश के लिए, राष्ट्र के लिए हर समय उनके स्वयंसेवक, वो सारे लोग देश के लिए काम करने के लिए, देश के लिए अपना लहू देने के लिए, देश के लिए समय देने के लिए, सारी चीज़ें अपना लगाने के लिए तत्पर रहते हैं। और ऐसे राष्ट्रभक्तों का समूह राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, वहाँ से अगर वैचारिक पोषण प्राप्त करती है भारतीय जनता पार्टी, तो ये एक बहुत अच्छा विषय है। और निश्चित रूप से आज कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की जो नियम है, चाहे सिद्धांत है, जो चीज़ों पे जो राष्ट्र के हित के लिए जो नियम बनाए जा रहे हैं, जो कानून बनाए जा रहे हैं, और उन चीज़ों पर अडिग जो हमारी घोषणाएं थी, जो हमारे जो कई वर्षों से जो चीज़ें लंबित थी भारत में, चाहे ट्रिपल तलाक का कानून हो, चाहे जम्मू कश्मीर के आर्टिकल 35A और 370 का जो मामला था, चाहे देश में बहुत सारी राम मंदिर का मामला था, ये सारी चीज़ें जो भारतीय जनता पार्टी शुरू से जिन विषयों को लेकर के चली है, उस मार्ग से भारतीय जनता पार्टी कभी भी हटी नहीं है। और निश्चित रूप से इसमें कहीं ना कहीं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवकों का भी योगदान है। अब रही बात छत्तीसगढ़ में, क्योंकि राष्ट्रीय समिति की बैठक अलग अलग राज्यों में होते रहती है, संघ का यह नियम है कि उनकी राष्ट्रीय समिति और भाजपा का भी राष्ट्रीय समिति की बैठक अलग अलग राज्यों में होते जाती है। उनका नियम के अनुसार छत्तीसगढ़ में वह बैठक हो रही है, जिसमें पूरे राष्ट्र के जितने भी नेतृत्व करते हैं वो सारे लोग रहेंगे और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष भी आ रहे हैं उस बैठक में। तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, संघ के स्वयंसेवक, उन सभी के लिए अगर हमारे बीच में ऐसे कुछ बैठक हो रही है तो हमके लिए उत्साहवर्धन का काम करेगा। जी, मतलब भागवत जी जो कहेंगे आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष उस पर हाँ हुजूर ऐसा करेंगे और उसके बाद वो काम चलेगा। इस बात को इसलिए कह रहे हैं कि राष्ट्रीय स्वयं संघ, ठीक कहा आपने, कि वो राष्ट्रीय विचारधारा की पोषक है, एक संगठन ऐसा है जिसका अपना कानून है। और एक मज़ेदार बात यह भी है कि इनके यहाँ इनका कोई खाता राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का नहीं है। वो कोई नियुक्ति होती है तो समूह जबानी होता है, और उतना ईमानदारी से काम तो दूसरी जगह लोग जिनको नियुक्ति पत्र मिलता है वो भी नहीं करते जितना ईमानदारी से काम यहाँ होता है। तो एक अनुशासित संगठन है जिसका लाभ कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को मिलता है। और जब अनुशासन भारतीय जनता पार्टी का टूटता है तो आरएसएस के किसी न किसी नेता का जब बयान आता है तो सारे के सारे ठीक हो जाते हैं। तो इसीलिए लोग बोलते हैं कि नियंत्रक है वो, विचारों के पोषक नहीं है, बल्कि विचारों का अनुसरण करने वाली नहीं, बल्कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ बिल्कुल मुट्ठी बांध करके बोलता है कि हाँ ऐसे रहो तो सारे के सारे वैसे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एक गैर राजनीतिक संगठन है जी। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक भारतीय जनता पार्टी में भी सहयोग करते हैं निश्चित रूप से, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का नियंत्रण किसी भी दूसरे संगठन, किसी भी दूसरे संघ और किसी भी दूसरे कोई भी संस्था के हाथ में नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री JP नड्डा जी हैं। भारतीय जनता पार्टी के जो नेशनल कमेटी है, भारतीय जनता पार्टी के जो हमारे केंद्रीय नेतृत्व है, ये स्वयं सारे लोग इतने सक्षम हैं कि हमारे भारतीय जनता पार्टी के जो भी विषय होते हैं उन विषयों का निर्धारण करने में, उन विषयों का निर्णय लेने में वो लोग सक्षम होते हैं और इसके लिए किसी के नियंत्रण की आवश्यकता नहीं है। मैंने कहा कि जो वैचारिक पोषण है उसके लिए निश्चित रूप से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के साथ
भारतीय जनता पार्टी को वैचारिक पोषण प्राप्त होता है। और ऐसी संस्था के साथ जुड़ना, ऐसे संघ के साथ में जुड़ना जिसका ध्येय ही राष्ट्र सेवा हो, जिसमें राष्ट्रीय स्वयं सेवक जो स्वयं से सेवा करने की इच्छा के साथ स्वयं के राष्ट्र को आहुति देने के लिए जो लोग तत्पर रहते हो, ऐसे संगठन को, ऐसे संगठन के स्वयं सेवकों को मैं तो सादर प्रणाम करता हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। कल हम लोगों ने एक मैच देखा और देर रात उसका परिणाम आया और कई बार टीवी बंद की गई, कई बार चालू की गई। दूसरे लोगों से पूछा गया कि भाई मैं तो नहीं देख पा रहा हूँ, आप क्या देख रहे हैं, भारत जीतेगा कि हारेगा। सब लोग कयासों के दौर, सबके बीच कयासों का दौर चलता रहा और अंततः भारत ने जीत हासिल करके ये एक बार फिर साबित कर दिया कि वाकई जो महामुकाबला कहा जाता है ना, जैसे ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड का जब भी मैच होता है तो उसकी श्रृंखला को एसएस श्रृंखला कहा जाता है। अब यहाँ तो उस तरह की कोई बात नहीं है, लेकिन भारत और पाकिस्तान के बीच होने वाले मैच को ऐसा देखा जाता है जैसे दोनों राष्ट्र एक दूसरे के प्रति युद्ध कर रहे हों। और जब भारत जीतता है तो ज़्यादातर तो भारत ही जीता है। तो यहाँ कल भी रायपुर में जय स्तंभ चौक पर इतनी भीड़ इकट्ठी हो गई थी कि पुलिस को बुलाना पड़ा था उनको सबको नियंत्रित करने के लिए। सीधी सी बात है कि ये उत्साह, ये उमंग, ये जोश उस समय ज़्यादा दिखाई देता है जब हम पाकिस्तान को हरा देते हैं। तो वहाँ क्रिकेट नहीं रह जाता, बल्कि पूरे देश की भावनाएं हमारे साथ, उनके साथ जुड़ जाती क्रिकेट प्लेयरों के। सबसे पहले तो भारतीय टीम की जीत की भारतीय टीम को और भारतीय टीम के सभी प्रशंसकों को हार्दिक बधाई। और निश्चित रूप से वह मैच हमने भी देखा। और भारत और पाकिस्तान जो चिर प्रतिद्वंदी हैं, उनके बीच में जब भी क्रिकेट का मैच होता है तो दुनिया के किसी भी दूसरे देशों के बीच में जो क्रिकेट मैच होता है उससे टीआरपी उसकी ज़्यादा होती। न सिर्फ भारत और पाकिस्तान के लोग बल्कि पूरी दुनिया के लोग जो भी क्रिकेट के प्रेमी हैं, दर्शक हैं, वो लोग इस मैच का इंतजार करते हैं कि कब भारत और पाकिस्तान के बीच में भिड़ंत होगी। और हम सब भारत के नागरिक हैं, हम सब तो हमेशा चाहेंगे कि जितने भी मैच हो भारत ही जीते। लेकिन जब मैच इस प्रकार का रोमांचक स्थिति में उसका निर्णय प्राप्त होता है तो निश्चित रूप से वो जो खुशी होती है वो कई गुना और बढ़ जाती है। मैच का निर्णय अंतिम बॉल के 2 बॉल रहते ही प्राप्त हुआ और वह मैच इतना रोमांचक था जिसकी की कल्पना नहीं की जा सकती थी। और जितना इंतजार लोगों ने किया, निश्चित रूप से उस इंतजार का उनको वाकई फल प्राप्त हुआ है। और मैं फिर से सभी लोगों को उसकी शुभकामनाएं और बधाई देता हूं कि भारत ने ऐसा मैच में प्रदर्शन किया। जी बिल्कुल बिल्कुल, हम लोगों की सबकी ये ख्वाहिश होती है जो क्रिकेट के शौकीन हैं, क्रिकेट को समझते हैं, क्रिकेट की बारीकियों को जानते हैं, उनको उनके मन में जो भाव रहते हैं, आम आदमी के मन में भी ये भाव रहता है कि अफगानिस्तान से हार जाओ लेकिन पाकिस्तान से मत हारना। मतलब नई टीम से हार जाओ, बिल्कुल वो चलेगा, एक बार क्षम में है। बांग्लादेश से हार गए तो उतना कष्ट नहीं हुआ, लेकिन पिछली बार जब पाकिस्तान से हारे थे तो बहुत कष्ट देश ने झेला था। तो स्वाभाविक है कि भाव जुड़ गया है, एक भावना जुड़ गई है कि पाकिस्तान से मत हारना, बाकी सब चलेगा। तो उस भाव को हमारे खिलाड़ियों ने जिंदा रखा। और हार्दिक पांड्या ने जिस तरह का खेल दिखाया, 17 बॉल में ही 33 रन बनाना और 3 विकेट लेना, वो एक तरफा मैच समझ लीजिए कि भारत की तरफ से एक बड़ा रोल हार्दिक पांड्या ने निभाया। तो हार्दिक पांड्या को भी हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। किसी तरह से आप खेलते रहें। और भी कुछ इस मैच में बने हैं रिकॉर्ड, जैसे शायद दो खिलाड़ियों ने अधिकतम रन बनाने का, विराट ने 100 मैच के तीनों फॉर्मेट में 100 मैच खेलने तो का उनका ये जो रिकॉर्ड बने हैं भारत के खिलाड़ियों के नाम पे, वो उसके लिए उन सबों को बहुत बहुत बधाई। चलिए कोरबा की कुछ खबरों की जानकारी आपको दे दें। जिले में निर्माणाधीन 30 लघु सिंचाई परियोजनाओं में से आधी में लगा ग्रहण। एक अखबार ने शेडिंग से पहली खबर छापी है। कोयला अफरा तफरी की शिकायत, 3 ट्रकों के दस्तावेज खंगाले गए। विषम परिस्थितियों से लड़कर खेल में बनाया मुकाम, 15 स्वर्ण सहित 25 से अधिक जीते पदक। एक कमलेश नामक एक युवक है, इसके पिताजी टेलरिंग करते हैं और कराटे प्रतियोगिता में उसने ये सब खिताब हासिल किया है। रोड जाम करने के बाद पसान में ही मंडरा रहा है हाथियों का झुंड। महिला कर्मचारी धरना स्थल में ही मनाएंगी तीजा, आज बनाएंगे मानव श्रृंखला। अवकाश होने के बाद भी 7वें दिन धरना स्थल पर सैकड़ों की संख्या में जुटे हड़ताली। एक कोरबा से जुड़ी खबर है। कुछ घटनात्मक खबरें थी, जैसे कल एक बैंक ग्राहक सेवा, ऐसा कुछ उसको बोला जाता है, सेवा केंद्र में, वहाँ चोरी हुई 3 लाख रुपए की। और कुछ घटनाएं इस तरह की हुई हैं जो अखबारों में छपी हैं, उसकी बहुत ज़्यादा चर्चा मैं नहीं करूँगा। मैं एक खबर जिसकी बात हमने की है, स्वास्थ्य मंत्री ने जो कर्मचारी नेताओं से बात करते करते कुछ कह दिया तो उस पर जो बवाल हो रहा है,
उससे जुड़ी खबर पर बात करना चाहूँगा कि लगातार आज कई दिन हो गए, 4-5 दिन तो हो गए इनको सबको आंदोलन करते, और ये कहा जा रहा है लगभग 4 लाख कर्मचारी प्रदेश के इस समय आंदोलनरत हैं। क्योंकि एक वर्ष सवा वर्ष बाद चुनाव होना है तो सबको ये लगता है कि बिल्कुल दाल पक रही है और जल्दी से कलछी डालो, निकाल के उसका स्वाद ले लो। सभी लोग, अभी बहुत सारे आंदोलन होंगे, हर जगह होता है ये, सबको लगता है कि मौका अच्छा है, राजनेता इस समय राजनीति ही करते हैं तो चलो हम भी इस राजनीति का लाभ लें। ये जो कोशिश हो रही है, कल जो जूदेव जी ने कहा कि लोड बढ़ जाएगा, उन्होंने गलत तो नहीं कहा होगा मुझे लगता है। राजनीति अपनी जगह, लेकिन प्रदेश की अर्थव्यवस्था पर भी तो ध्यान रखना पड़ेगा निश्चित रूप से। लेकिन बात यह है कि जब उन्होंने घोषणा की, उस घोषणा को करते समय उनको प्रदेश की अर्थव्यवस्था का ज्ञान होना चाहिए। केवल आज एक विषय जो राष्ट्रीय परिचर्चा में एक विषय चल रहा है, जो कि ये मुफ्त की रेवड़ी बांटने की जो ऐलान सुप्रीम कोर्ट में भी मामला है, सुप्रीम कोर्ट में यह मामला है। यह मुफ्त की रेवड़ियां बांट करके आप सत्ता एक बार हासिल कर लेते हैं, लेकिन जब आपने वह वादे कर दिए हैं तो लोगों की उम्मीद बंध जाती है कि जो वादे आपने किए हैं उन वादों को आप पूरा करेंगे। कहाँ से करेंगे, उसका व्यवस्था कैसी होगी, यह सोच विकसित करना और उस सोच के आधार पर एक रोड मैप बनाना चाहिए। केंद्रीय वित्त मंत्री ने भी कहा है कि प्रदेश में जो लोग चुनाव लड़ने जाते हैं उनको केंद्र के ऊपर नहीं बल्कि अपनी वित्तीय व्यवस्था को लेकर के करनी चाहिए। भारतवर्ष में जो केंद्र और राज्यों के बीच में अधिकारों और कर्तव्यों का जो बंटवारा है, केंद्र सहयोग करता है, केंद्र ऐसी योजनाओं का क्रियान्वयन करता है जो राष्ट्रीय स्तर पर होती है, लेकिन स्थानीय स्तर पर प्रदेश सरकार का दायित्व बनता है कि वो उन घोषणाओं को करे, उन योजनाओं को बनाए जिन योजनाओं से राज्य में, जिनकी राज्य की प्राथमिकताएं हैं। आज ऐसे इस आंदोलन का वैसे भारतीय जनता पार्टी के हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्री अरुण साहू जी ने समर्थन किया है। वो इस घटना स्थल पर, मतलब इस धरना स्थल पर रायपुर में गए थे और उन्होंने जाकर के उनके मांगों का समर्थन किया है। ये जो मांग इनकी है ये निश्चित रूप से वाजिब है, लेकिन बात यहाँ पर यह है कि छत्तीसगढ़ राज्य सरकार जब से पिछले 3.5 साल, अब 4 साल होने आ रहे हैं, पिछले साढ़े तीन 4 सालों से जब से यह सत्ता में आई है कांग्रेस की सरकार जी, अर्थव्यवस्था या फाइनेंशियल मैनेजमेंट की बात अगर करें तो उस मुद्दे पर यह सरकार पूरी तरीके से विफल रही है। आज लगातार प्रतिभूति के एवज में जो एक रकम जो उधार ली जा रही है, उस क्रेडिट का जो लेवल है वो 50,000 करोड़ को पार कर चुका है जी। अगर इस स्थिति से जो कर्ज लेने की स्पीड है वो बढ़ती चली गई, हमारी राज्य की व्यवस्था केवल 1 लाख करोड़ रुपए सालाना की हमारा बजट है, 1 लाख करोड़ के कुछ ऊपर है, लेकिन इस 1 लाख करोड़ को किस प्रकार से हमारे खर्चे में हम लोग लेकर के आए और उसकी कैसे प्रॉपर प्लानिंग हो, इसकी तरफ ध्यान न दे करके हम केवल लोगों को मुफ्त की रेवड़ियां बांटने की केवल वादे करते रहे, और जो वादे हमने किए हैं जिनकी वास्तविकता में आवश्यकता है वो वादे पूरे नहीं हो। टी.एस. सिंहदेव जी के मुंह से जो बात निकली वो निश्चित रूप से सही बात है। सरकार के लिए उन्होंने जो शब्द की औकात, वो भले ही शब्द पर अनुचित वो शब्द लग रहा हो, लेकिन वास्तविकता में सरकार की क्षमता आज के डेट में नहीं है कि वो इस राज्य के लिए, लोगों के लिए, आज सड़कों की स्थिति देख लीजिए, बेरोजगारों की स्थिति देख लीजिए, डिपार्टमेंट के काम रुके हुए हैं, बांध के, सड़कों के सारे काम रुके हुए। इस सरकार के पास फाइनेंशियल मैनेजमेंट, वित्तीय व्यवस्था संभालने की कोई भी योग्यता या उस प्लानिंग में अभाव दिख रहा है। जी जी जी, स्वाभाविक है, इसको लेकर के चिंता तो करनी चाहिए। मुझे क्या, बहुत सारे लोगों को याद होगा कि जब प्रदेश बना हमारा, छत्तीसगढ़ अलग राज्य बना, तो उस समय जो मुख्यमंत्री बने थे अजीत जोगी जी, उन्होंने स्थापना व्यय इतना कम रखा था कि पूरे भारत में उतना कम स्थापना व्यय किसी का नहीं था, लेकिन अब धीरे धीरे बढ़ रहा है। 15 साल की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बढ़ाया, अब ये सरकार भी बढ़ा रही है। तो जितना हमारा खर्च बढ़ेगा उतना ही हमारी आय नहीं बढ़ेगी, खर्च बढ़ता जाएगा, तो वही आमदनी रुपये क्या चवन्नी और खर्चा 18 रुपया, ऐसा। तो वो स्थिति अगर हो जाएगी तो जैसे हम लोग आंकड़े देखते हैं कुछ प्रदेशों के, जिसमें अव्वल नंबर पर पंजाब को माना जाता है, वहाँ इतना लोन हो गया है कि अब सरकार चलाना वहाँ के लिए बड़ा मुश्किल हो गया है। ये अलग बात है कि आपने बहुत सारे उनसे वादे कर लिए हैं, लेकिन अब उसको पूरा करने के लिए कष्ट तो है उनको, और वही सब कारण है कि केंद्रीय वित्त मंत्री ने कह दिया है कि आप जो वादे करते हैं प्रदेश सरकार की स्थिति को देख करके करें, और अपनी कोशिश आपकी होनी चाहिए कि आप वहाँ जो वादा किए हैं उसको वहीं से पूरा करें। केंद्र सरकार के भरोसे अगर आप करेंगे तो पड़ोसी के भरोसे युद्ध नहीं जीता जाता। तो ये ठीक उन्होंने संकेत दिया है, तो इस तरफ भी हमको ध्यान देने की ज़रूरत है, जो सरकार में बैठे हुए लोग हैं, कि आप इतना कर्ज न ले लें कि हर व्यक्ति छत्तीसगढ़ का कर्ज में डूब जाए, उसका बाल बाल गिरवी रख दिया जाए, वो भी अच्छा नहीं है। तो एक प्रबंधन बेहतर होना चाहिए। और आज तीजा मनाएंगी महिला कर्मी जो हैं, वो धरना स्थल पर ही ये
छत्तीसगढ़ में, या ये कहें कि उत्तर भारत के उत्तर प्रदेश में, बिहार में, छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में तीजा का बड़ा महत्व है। तीजा पे लड़कियां व्रत रखती हैं और कोशिश होती है कि उनकी मायके में रह करके उस व्रत को पूर्ण करें। और वो उस तीजा के वक्त पर महिला कर्मचारी जो हैं धरना स्थल पर अगर तीजा मनाएंगे तो यह भी एक कष्टकर बात है उस परिवार के लिए, लेकिन अब ठीक है, चलता है ये तो सब। कोयला अफरा तफरी की शिकायत, 3 ट्रकों के दस्तावेज खंगाले पुलिस ने। आपने कोयले की बात कही इसलिए इस खबर पे मन हुआ कि थोड़ा सा चर्चा कर लिया जाए। कोयला नगरी है कोरबा, और यहाँ से कोयले की अफरा तफरी कोई नई बात नहीं है। कभी खूब चर्चा होती है, कभी चर्चा करते करते लोग थक जाते हैं, बोलते हैं यार इतनी चर्चा कर लिए कुछ नहीं हो रहा है, तो चुप हो जाते हैं। गड़बड़ तो होता है, लेकिन जितना हल्ला मचाया जाता है क्या वाकई गड़बड़ है? मुझे तो लगता है कि जितना हल्ला मचाया जाता है उससे कई गुना ज़्यादा गड़बड़ है। ये निश्चित रूप से कोरबा कोयले के मामले में आज पूरे भारतवर्ष नहीं, पूरे विश्व में अग्रणी क्षेत्र में से एक है। और कोरबा में जिस प्रकार से कोयले के लेकर के उत्खनन होता है और जो यहाँ से टारगेट अचीव किए जा रहे हैं, उस एवज में कोरबा को मिलने वाला जो हिस्सा है या कोरबा में जो विकास की जो स्पीड है वो कहीं ना कहीं देखा जाए तो कम है। आज कोरबा से कुसमुंडा के जाने वाली जो रास्ते हैं, वहाँ से रहने वाले लोग जो ऐसी सेल में काम करने वाले लोग हैं, वो कोरबा अपने दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए कुछ सामान खरीदने के लिए जब आते हैं, कुसमुंडा से कोरबा पहुंचने में उनको घंटे भर का समय लग रहा है। और वो भी सड़क की स्थिति ऐसी है कि वो पहुंचने में उनको ऐसा लगता है जैसे टापू पार करके जा रहे हैं। कोरबा में निश्चित रूप से जब उत्खनन की बात होती है, उत्खनन के साथ में आजकल एक गब्बर सिंह टैक्स की बात बहुत चल रही है यहाँ पे, जिसमें कि कोयला उत्खनन पे 25 रुपये का टैक्स कहा जा रहा है कि ले करके उसकी एक व्यवस्था बना करके बाकायदा, मतलब एक सिस्टमैटिक वे में इस चीज़ का राशि को कलेक्ट करके पहुँचाया जा रहा है। हाँ, लोग कह रहे हैं कि पहले 15-17 रुपये था, वो बढ़ गया है। अब मतलब मुझे तो रमन सिंह की सरकार में वो था, बढ़ गया, ऐसा कहा जाता है। मैं नहीं जानता सच्चाई क्या है, लेकिन ऐसा लोग कहते हैं कि पहले जो था बढ़ गया। लोगों का काम है कहना, ये भी एक लाइन आपको मैं याद दिला रहा हूँ। लेकिन रमन सिंह जी की सरकार के समय में मुझे जानकारी में नहीं है कि इस प्रकार की कोई चीज़ है, और अगर आपकी जानकारी में तो निश्चित रूप से उस विषय को सामने लाना चाहिए। और कांग्रेस अगर उस समय पर विपक्ष में थी तो कांग्रेस ने उस विषय को नहीं उठाया, तो ये कांग्रेस की नकारापन है कि अगर उस इतना बड़ा विषय चल रहा था जिस चीज़ को कांग्रेस नहीं उठा रही थी। तो निश्चित रूप से मैं कहना चाहूँगा कि आज की स्थिति ये है कि हमें जानकारी में आज है कि कांग्रेस में 25 रुपये का ये जो टैक्स लिया जा रहा है कांग्रेस की सरकार में, और कोरबा को एक दुधारू गाय के जैसे कोरबा को केवल दूध निकाल कर उसको खाना और उसका चारे की कोई व्यवस्था नहीं की जा रही है। कोरबा में जिस प्रकार से विकास की स्पीड होनी चाहिए वो विकास की तेज़ी दिखाई नहीं देती है। आज कोरबा के जनप्रतिनिधियों को, कोरबा के जो प्रशासनिक अधिकारी है, पत्रकार है, विभिन्न क्षेत्र में जो भी लोग कार्य कर रहे हैं, सब लोगों को चाहिए कि मिल करके कोरबा के डेवलपमेंट के लिए प्लानिंग करें, कोरबा के डेवलपमेंट के लिए लोग एक सामूहिक प्रयास करें, तब जाकर के कोरबा का उत्थान, कोरबा का भविष्य उज्जवल होगा। बिल्कुल बिल्कुल, सबको मिल करके काम करना होगा, जहाँ गड़बड़ियाँ हैं वहाँ बोलना होगा। ये खबर, जिले में निर्माणाधीन 30 लघु सिंचाई परियोजनाओं में से आधी में लगा ग्रहण, इसको पढ़ने के बाद मुझे याद आता है कि कुछ दिन पहले सीतामढ़ी में कोरबा के प्रवेश, चांपा से जब हम कोरबा आते हैं तो उसके प्रवेश द्वार से होकर के जो नहर गुजरी है, उस नहर का तटबंध टूट गया था, ये कहा गया था। लेकिन उसमें दोनों बातें आई, तटबंध भी उसका कमज़ोर है, वो भी टूटा था, और नीचे से छेद, मतलब वो धसक गई नीचे से नहर, ये कह लें, और पानी बस्ती में भर गया था। ऐसा लगा था कि पूरी बस्ती डूब जाएगी, लेकिन पानी को बंद करके उसको नियंत्रित किया गया। और उसके बाद जो दृश्य दिखाई देता है, नहर किस तरह से टूटी फूटी है, अंदर वो लाइनिंग वगैरह जो होती है उसकी सब टूट गई है, कुछ भी नहीं बचा है, पूरी मिट्टी दिखाई देती है। तो आप लघु परियोजनाएं और आगे बढ़ें, नया काम हो, उससे ज़्यादा ज़रूरी है कि आपकी जो बड़ी परियोजनाएं यहाँ पे पहले से क्रियाशील हैं, काम कर रही हैं, या जिनके जरिए किसानों को लाभ मिल रहा है, उस पर ध्यान न दे करके आप कहीं ना कहीं लोगों के साथ बेइंसाफ़ी नहीं कर रहे हैं। निश्चित रूप से। और मैं तो कहूँगा कि बड़ी परियोजनाओं के साथ साथ ही जो लघु सिंचाई परियोजनाओं में से 30 सिंचाई परियोजनाएं छोटी छोटी ऐसी हैं जो कि बड़े नहरों से छोटे नहरों को निकाल करके उस सिंचाई के उपयोग में जो आती है, माइनर में आती है जी। इसमें फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की एनओसी इनको नहीं मिल पा रही है। राज्य सरकार के अधीन दोनों संस्थाएं हैं, दोनों डिपार्टमेंट्स हैं। क्या डेवलपमेंट की स्पीड आपस में ही इनके कम्युनिकेशन गैप के कारण में ये चीज़ें नहीं हो पा रही हैं? किसकी कमी है? आज सरकार को चाहिए, छत्तीसगढ़ की सरकार को चाहिए कि यहाँ पर जो चीज़ें हैं आप व्यवस्थाओं को इस प्रकार से करें कि जिस प्रकार से, जिससे कि स्पीड, डेवलपमेंट की स्पीड कम ना हो, ग्रोथ की स्पीड कम ना हो, लेकिन कहीं ना कहीं निर्णय की
कहीं ना कहीं डिसीजन मेकिंग की, कहीं ना कहीं लोगों के बीच में कम्युनिकेशन की, ये सारे गैप दिखाई दे रहे हैं, जिसके कारण ये सारी की सारी स्थितियां हमारे सामने जनरेट हो रही हैं। बिल्कुल, और इस मामले में तो मैं तो आग्रह करूंगा सभी राजनीतिक दलों से, विशेष करके भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस और कुछ और छोटे मोटे दल हैं जिनके लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं, कि सब एक राय होकर के कोरबा की सड़कों का, जिसका आपने उल्लेख किया कि कुसमुंदा जाना हो, आना हो तो 1.5 घंटा यहाँ से वहाँ तक लग जाता है, और छोटी गाड़ी तो ले जाना बड़ा कठिन है। इसी तरह से और भी सड़कें हैं जिन पर काम होना चाहिए। इस तरह की जो सिंचाई योजनाएं हैं जो गड्ढे में पड़ी हुई हैं या जो अधर में लटक गई हैं, इनके सबको लेकर के भी हम सबको एक स्वर में बात करना चाहिए। और एक स्वर में अगर हम बात करेंगे तो फिर वो चाहे वो रायपुर हो या दिल्ली हो, उसको सुनना ही पड़ेगा। ट्रेनों की बात भी आज अखबारों में नहीं है, लेकिन ट्रेन को लेकर के हम लोग काफ़ी लंबे अरसे से संघर्ष कर रहे हैं। संघर्ष शुरू भी किया गया था, लेकिन उसके बाद मेरी भी तबीयत ख़राब हो गई और जो प्रमुख लोग हैं कहीं न कहीं दूसरे कामों में लग गए, इसलिए हम उस पर चर्चा नहीं कर पाए। अभी प्रयास है कि जल्दी उस पर चर्चा की जाए। ये तो केंद्र का मैटर है, इस पर भारतीय जनता पार्टी के लोगों को जितना मुखर होना चाहिए वो भी मुखर नहीं है। अब यहाँ पे मेरा आशय तो सिर्फ एक ही रहता है, एक ही कथन होता है कि आप लोग रहेंगे, लोग आपके साथ जुड़ेंगे, जुड़े रहेंगे। उसके लिए ज़रूरी है कि आप उनकी जो समस्याएं हैं, उनके जो मसाइल हैं, उनको हल करने को अगर आप ध्यान नहीं देंगे तो चाहे कांग्रेस हो या भाजपा, दोनों को नुकसान उठाना पड़ता है निश्चित रूप से। और जहाँ तक रेलवे का बारी बारी हो सकता है कि आज इनको नुकसान हुआ कल उनको होगा। निश्चित रूप से रेलवे का जहाँ तक विषय है, मैं भारतीय जनता पार्टी की ओर से, व्यक्तिगत अपनी ओर से मैं आपको यह विश्वास दिलाता हूं कि जब भी ऐसी कोई विषय होंगे, जब भी ऐसी कोई मीटिंग होगी, अगर सूचना प्राप्त होगी, हम सारे लोग उपस्थित होंगे। पिछली बैठक में भी हमारे भारतीय जनता पार्टी के कुछ कार्यकर्ता वहां पर उपस्थित थे, उन लोगों ने भी विषय को अपना रखा था वहां पर, उन्होंने इस चीज़ के लिए अपना समर्थन भी वहाँ पर दिया था। मैं आगे के लिए भी आपको कहता हूँ कि केंद्र में भाजपा की सरकार हो, चाहे कांग्रेस की सरकार हो, किसी की भी सरकार हो, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता स्थानीय स्तर पर अगर कोई भी समस्या हो, समस्या को लेकर के, लोगों की बातों को लेकर के आगे बढ़ने में कभी भी नहीं हिचकिचाता है, सामने आता है। और अभी केंद्र में अगर भाजपा की सरकार है तो निश्चित रूप से हमारे जनप्रतिनिधियों के साथ में हम लोग आपकी, अगर ये जो एक समिति का निर्माण करके जो आगे की कार्यवाही करने की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं, मैं अपनी ओर से और पूरे भारतीय जनता पार्टी की ओर से पूरा विश्वास दिला रहा हूँ कि हम सब उसमें साथ में रहेंगे और उस कार्य को करेंगे। जी, पार्टी का जो अपना काम करने का तौर तरीका है या पार्टी की अपनी नीतियां हैं, उससे अलग हट करके भी कहीं ना कहीं हमको ये सब विचार करने की ज़रूरत रहती है कि हम सब कोरबा वासी हैं, छत्तीसगढ़ के लोग हैं। तो यहाँ अगर कोई कहीं पे अन्याय हो रहा है, कहीं पे कोई ज़्यादती हो रही है, कहीं पे कोई गड़बड़ी हो रही है, तो उसका प्रतिकार हम करें, क्योंकि आने वाली पीढ़ी को तो हमको कुछ दे के जाना होगा ना। हम तो अपना जी लिए, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, आप लोग तो अभी युवा हैं। तो जो लोग एक लंबे अरसे से छत्तीसगढ़ में रह रहे हैं, छत्तीसगढ़ में पैदा हुए, छत्तीसगढ़ के प्रति स्नेह भाव रखते हैं, उनको इस बात का ख्याल रखना होगा कि आपस का प्रेम बनाए रखते हुए छत्तीसगढ़ की बेहतरी के लिए काम करें। और ऐसे लोगों को जो गीदड़, शेर की खाल ओढ़ करके गीदड़ जो घूमते हैं ना प्रदेश में, उनसे भी थोड़ा सतर्क रहें। चलिए, आज बहुत दिन बाद आप लोगों से बात करने के लिए मैं हिम्मत जुटाया और आपके समक्ष हाजिर हुआ। हमें इतनी देर तक सुनने के लिए आपका धन्यवाद। और मनोज जी, बहुत दिन बाद आप आए और हम कार्यक्रम ही बहुत दिन बाद किए हैं, तो आप भी बहुत दिन बाद आए हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कोशिश होगी कि आप लोगों से हम रूबरू होते रहें। और चैनल में कई बार होता है प्रसारण में कुछ बाधा आ जाती है, तो हमारा न्यूज़ 18 है, गूगल है, यूट्यूब है, फेसबुक है, इनके ज़रिए भी हम आप तक पहुंचते रहेंगे। प्रयास होगा, हमारे तकनीकी जानकार जो है वो कह रहे हैं कि हम धीरे धीरे इन सब पे जाएंगे और आपके बीच में सहज ढंग से उपलब्ध रहें। हम अपनी बातें आप तक लेके आएँ और हम अपनी बात लेकर के नहीं, आपकी बात मेरे ज़रिए, मनोज के ज़रिए और दूसरे लोगों के ज़रिए, हमारे जो साथी हैं उनके ज़रिए आप तक पहुंचती रहे, ये हम सब प्रयास करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपको, बहुत बहुत धन्यवाद।